बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नादरीन, पाकिस्तान में उल्टी गंगा बह रही है। जिस किस्म की जिम्मेदारी का और समझदारी का सबूत देना चाहिए था रियासत को या रियासती इदारों को, वैसी ही जिम्मेदारी और समझदारी का सबूत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दे दिया। तहरीक इंसाफ ने डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का 24 घंटे गुजरने के बाद जवाब दिया, बल्कि 24 घंटे से भी ज्यादा टाइम हो गया था। और उसमें सलमान अकरम राजा साहब थे, बैरिस्टर गौहर साहब थे और साथ में असद कैसर साहब थे। ये तीनों लोग बैठे और उन्होंने बड़ा तफसीली जवाब दिया डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। लेकिन जो अहम बात मुझे इसमें लगी कि इन्होंने बड़े तरीके से जवाब दिया, और जिस तरह डीजी साहब ने गाली दी, बदतमीजी की, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जो उन्हें सेब नहीं देते। उन्हें तो चले, उनकी अपनी शख्सियत है, हो सकता है उनकी आदत हो इस तरह की गाली बदतमीजी करना, लेकिन जो यूनिफॉर्म उन्होंने पहना हुआ है उसका तकद्दुस उन्हें रखना चाहिए था और इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। बहरहाल मैं बड़ा सोचता रहा 24 घंटे तक कि एक्चुअली ये डीजी साहब ने किया क्या, ये क्यों कर दिया उन्होंने, इतना बड़ा अपने पांव पे कुल्हाड़ा क्यों मारा उन्होंने। तो जो मुझे वन लाइनर इसका समझ आया ना, वो ये है कि डीजी आईएसपीआर अहमद शरीफ साहब ने पाकिस्तान की फौज पर अब तक का सबसे बड़ा खुदकुश हमला कर दिया। यानी फौज का हमेशा से ये कहना था कि वो सियासत में किरदार अदा नहीं करते, वो सियासत के अंदर नहीं रहते, ये चीज उनके लिए छेड़ बन चुकी थी। तो डीजीआईएसपीआर ने एक सियासी लीडर को, उस सियासी जमात को, उससे जुड़े हुए बाकी लोगों को, सबको एक तरफ रख के उन्होंने रगड़ा दे दिया। हत्ता कि हम ऐसे कुछ जर्नलिस्ट, जैसे मैं हूं, साबिर भाई हैं, बल्कि यहां पे बाहर कुछ और ऐसे लोग हैं जो सियासी लोग हैं, जिनमें गिल साहब हैं, ये क्या नाम है इनका, शहजाद अकबर साहब हैं। अब ये वो लोग हैं जिन पे पाकिस्तान में जुल्म और ज्यादतियां हुई हैं। शहजाद अकबर साहब के भाई को उठा के अगवा किया गया, उसे निशाना बनाया गया। शहजाद अकबर के ऊपर यहां बरतानिया में भी अटैक किया गया। तो इन लोगों की भी फोटोज चला चला के जो है वो डीजी साहब वहां पे नफरत का इजहार कर रहे थे। ये इंतहाई मायूस कुन हरकतें हैं। एक जर्नल को ऐसी चीजें करना जेब नहीं देता, लेकिन उन्होंने रज के नफरत फैलाई, रज के उन्होंने आग लगाई, और ये एक्चुअली उनके अपने इदारे के ऊपर उनकी जानिब से एक ऐसा खुदकुश हमला है जो अब कई दहाइयों तक इसके असरात रहेंगे। यानी अगर कोई शहादतें हो जाए या कोई और मसला हो जाए तो ठीक है, कभी ना कभी आपको सब्र आ जाता, लेकिन ये मामला अब आपके साथ चलेगा। जैसे याह्या खान का दाग आज तक नहीं धुल पा रहा, वैसे ही ये दाग अब लग गया पक्का पक्का। कभी भी किसी भी दौर में कोई भी डीजी आईएसपीआर इतना खुल के पॉलिटिकल नहीं हुआ। हत्ता के परवेज मुशर्रफ एक डिक्टेटर था, लेकिन वो भी इतना खुलकर नहीं आया जितना डीजी आईएसपीआर आ गए। इसके पीछे रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, रीजन मैंने पता करवाया, मैं आपको बताता हूं। अभी तहरीक इंसाफ कहती है जी हम ईंट का जवाब पत्थर से देने नहीं जा रहे। पहली बात उन्होंने कर दी जी कि हम कोई मुकाबला करने नहीं जा रहे डीजी आईएसपीआर से। उन्होंने कहा कि जबकि हमारे ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, हमारे साथ जो कुछ हुआ वो अवाम को बताना जरूरी है। उन्होंने बताया कि ये गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमारे ऊपर इल्जाम लगे इसलिए हम जवाब दे रहे हैं। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो अवाम को बताना जरूरी है। 180 सीटों के साथ हम आए थे, 91 के साथ हमें बिठाया गया असेंबली में, इतनी सीटें छीन ली गई। और इमरान खान ने हमेशा कहा कि मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरी है, यानी मुल्क भी हमारा है, फौज भी हमारी है। इमरान खान तो हमेशा यही कहता है। और जंग के वक्त हम फौज के साथ खड़े हुए, और ये पूरा पाकिस्तान गवाह है। पाकिस्तान की मिलिट्री ने इस बात का शुक्रिया अदा किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया का भी, कि आप पूरी ताकत से जंग के दौरान पाकिस्तान के साथ खड़े हुए इंडिया के खिलाफ। और खड़े उन्होंने पाकिस्तान के साथ ही होना था, पाकिस्तान के मालिक है वो। फौज तो सिर्फ मुलाजिम है, मालिक तो पाकिस्तान के वो लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। तो अब ये बयानिया दोबारा बनाना शुरू कर दिया, जनाब ये जंग के दौरान इंडिया के साथ खड़े हो गए थे। कब खड़ा हुआ था कोई भाई? कोई भी इंडिया के साथ खड़ा नहीं हुआ, सारे के सारे लोग पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे। कहते जी इमरान खान ने स्टेटमेंट नहीं दिया था। भाई इमरान खान का स्टेटमेंट आ गया था, नवाज शरीफ का स्टेटमेंट नहीं आया था जंग के दौरान। और बाद में इनको शर्मिंदा होकर कहना पड़ा कि नवाज शरीफ ने जंग को डिजाइन किया था बैठकर, पता नहीं उसने प्लान किया था कहीं पे बैठ के। बाद में ऐसी चीजें करके तो ये गोगलुओं से मट्टी झाड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि हम ये सब कुछ इसलिए समझ रहे थे कि हमने पूरा साथ दिया कि बाद में हालात बेहतर हो जाएंगे, शायद चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। फिर उन्होंने कहा बहुत अफसोस हुआ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो नामुनासिब थे। और ये वादे हम करना चाह रहे हैं कि शायद लोग लड़वाना चाह रहे हैं, अपनी अना को जाने देना होगा, एक दूसरे को स्पेस देना होगी, मुलाकात हो नहीं रही और मुकदमात नहीं लग रहे। फिर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की उन्होंने मिसाल दी कि कायदे आजम ने अस्करी क़यादत को हमेशा कहा कि आप सियासत में शरीक नहीं होंगे,
قائد اعظم نے بار بار کہا لیکن اس کے باوجود سنتے نہیں ہیں. ابھی پاکستان تحریک انصاف نے ایک ریٹائر بریگیڈیئر ہے, 97 سال ان کی عمر ہے, 97 ایئرز اولڈ, ان کا ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے. یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی بات نہیں سنی تو ریٹائر بریگیڈیئر کی کیا بات سنیں گے. میاں محمد احمد صاحب, یہ فرسٹ PMA لانگ کورس, فرسٹ PMA کے, اتنا پرانا فوجی آفیسر. انہوں نے کہا پتہ نہیں میری کتنی زندگی ہے, لیکن میں اپنے ادارے سے کہتا ہوں کہ آئین کا احترام کریں, لوگوں کی رائے کا احترام کریں, اپنی حلف کے مطابق اپنی ڈیوٹی کریں. وہ سمجھا رہے ہیں فوج کو, لیکن قائد اعظم کی بات نہیں سنی تو یہ جو لوگ اپنے اقتدار کی ہوس میں اندھے ہوتے جا رہے ہیں, یہ اپنے سینئرز کی بات کیا سنیں گے. پھر کافی سارے گلے شکوے بھی کیے. جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے لفظ استعمال کیا گیا, کتا کہا گیا انہیں, اس پہ انہوں نے بہت افسوس کا اظہار کیا اور اس کے اوپر تو باقاعدہ معافی کا مطالبہ بھی کیا کہ یہ الفاظ واپس لیں DGISPR, اور اس کے اوپر انہیں شرمندگی ہونی چاہیے, انہیں یہ الفاظ واپس لینے چاہیے. پریس کانفرنس تو آپ لوگوں نے سن لی ہوگی, چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہوگی. اب دو چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو عمران خان صاحب کا سٹیٹ آف مائنڈ باہر بیٹھے ہوئے لوگوں سے کیسے مختلف ہے. یہ بات جب تک آپ نہیں سمجھیں گے نا, آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی یہ ہو کیا رہا ہے. دیکھیں, باہر بیٹھے ہوئے لوگ نارمل حالات میں عمران خان صاحب کو گزشتہ 3.5 سال سے ایک جنگ جیسی کیفیت میں رکھا گیا, اور اس ملک کی ریاست نے اور اس کے اداروں نے مل کر عمران خان صاحب کو میدان جنگ میں رکھا ہوا ہے. ایک ایسی جنگ میں جس کے کوئی اصول بھی نہیں ہے, خواتین کو مارو, بچوں کو مارو, کوئی قانون کوئی قاعدہ اس جنگ کا نہیں ہے, یک طرفہ کاروائی ہو رہی ہے. تو ایسے میں عمران خان کا رد عمل فطری ہے. جب آپ جا کر اس کو بتائیں گے اس کی بہنوں کو مار رہے ہیں, کٹ رہے ہیں, ذلیل کر رہے ہیں, اٹھا کر لے جاتے ہیں, بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتے ہیں, اور بیوی کو جیل کے اندر رکھا ہوا ہے, عدت جیسا گھٹیا کیسز کر کے ٹی وی چینلز کے اوپر اس کی عجیب عجیب چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں. تو ایسا آدمی کس طرح کا رد عمل دے گا؟ کیا ایسا آدمی نارمل رد عمل دے سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اتنے بڑے آدمی کو, جس کو دنیا میں سب جانتے ہیں, پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا آدمی ہے عمران خان. پوری دنیا میں پاکستان کا اگر کوئی ایک برانڈ آپ ڈھونڈ کے نکالے تو اس ریجن کا سب سے بڑا برانڈ ہے عمران خان. صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا, پورے ریجن کی بات کر رہا ہوں. اتنا بڑا برانڈ کوئی نہیں ہے. انڈیا کے بڑے بڑے برانڈ جب عمران خان کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو وہ پانی بھرتے تھے. یہ عمران خان ہے, اتنا بڑا برانڈ ہے. اب اتنے بڑے برانڈ کو آپ ایک جیل کی کال کوٹری میں ڈال کے اس کی فیملی کو ماریں, اس کی بہنوں کو ماریں, اس کے رشتہ داروں کے اوپر ٹارچر کریں, اس کی بیوی کو ذلیل کریں, تو ایسی صورتحال میں آپ اس سے نارمل ریئیکشن کی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں, لیکن جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, جن کی بیویاں اپنے گھروں میں ہیں, جن کی بہو بیٹیاں محفوظ ہیں, جن کی مائیں محفوظ ہیں, اب تک اتنے اپنا خیال رکھیے گا. اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ. اب ایران کا آرڈر بھی آ گیا کہ فوری طور پہ جتنے بھی جہاز یہاں پہ موجود ہیں, خاص طور پہ ریاض الخیمہ کے علاقے میں, وہ دبئی کی طرف چلے جائیں اور یہاں سے جتنا فاصلہ بڑھا سکتے ہیں بڑھا لیں. یہاں سے ہم اپنے لنگر اٹھا کے دور چلے جائیں. ایران نے یہ وارننگ جاری کی ہے کیونکہ ایران کو لگتا ہے کہ یہاں پہ لڑائی ہو سکتی ہے. اچھا, اس میں یہ جو ہے وہ ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ ایران امریکی جنگی جہازوں پر واپس فائرنگ کرے گا اور ٹرمپ اس کو جنگ کے جواز کے طور پہ استعمال کر سکتا ہے. اب ایران نے جو کہا, بحری جہازوں کو باقاعدہ جو وارننگ جاری کی, جو سنی گئی ہے کپتانوں کی جانب سے, یہ بتایا گیا مختلف جہازوں کے, اور جو اطلاعات ملی ہیں ان میں ان کو جہازوں کو لگن اندازوں سے ہٹانے کی ہدایت کی گئی ہے. ہمارے کلائنٹ جہازوں نے تصدیق کی ہے کہ ریاض الخیمہ اور دیگر علاقوں میں جو قریب جہاز موجود ہیں انہیں یہ وارننگ دی گئی ہے کہ وہ فوری طور پہ, اور انہیں کال موصول ہوئی ہے, فوری طور پر لنگر اٹھانے اور اپنے جہازوں کو دبئی کی طرف لے جانے کا حکم دیا گیا ہے. ساتھ ہی یہ بھی انتباہ کیا گیا ہے کہ اگر انہوں نے تعمیل نہ کی تو نتائج کی ذمہ داری ان پر ہوگی. یہ اب ایران نے بھی اس کے اوپر سخت پیغام دیا کپتانوں کو, یہاں سے نکل جاؤ. اطلاعات یہ ہے کہ امریکہ نے بہت سارے جہازوں کو قائل کر دیا ہے, بہت ساری کمپنیوں کو قائل کیا ہے کہ آپ ایک ساتھ نکلیں, ایران آپ سب کے اوپر اٹیک نہیں کر سکتا, ہم آپ کی فوجی مدد کریں گے, اور اس کے لیے بہت سارے ہتھیار ریجن میں پہلے سے موجود ہیں. تو کیا امریکہ اب ایک بڑی جنگ کی طرف جانے لگا ہے ایران کے ساتھ؟ آج کا دن بہت امپورٹنٹ ہے. آپ یہ ویلاگ 9-10 بجے کے قریب سن رہے ہیں تو یہ ڈیولپمنٹ کا ٹائم ہے. ہم دوسرے ویلاگ میں آپ کو بتا پائیں گے کہ ایکچولی یہاں پہ ہو کیا رہا ہے اور ہونے کیا جا رہا ہے. ایران نے اس پہ جو سٹیٹمنٹ جاری کیا, ذرا وہ آپ دیکھ لیں. وال سٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ کے مطابق انہوں نے اس سارے معاملے سے جڑے ہوئے کچھ حکام کا نام لیے بغیر انہوں نے بتایا کہ حال ہی میں اعلان کردہ پروجیکٹ فریڈم میں آبنہ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کو امریکی بحری جہازوں کی طرف سے براہ راست تحفظ فراہم کرنے پر مشتمل یہ معاملہ اس طریقے کا نہیں ہے جیسے رپورٹ کیا جا رہا ہے یا جیسے ایران سمجھ رہا ہے.
उन्होंने कहा जनाब कि ये मुमालिक इंश्योरेंस कंपनियों के लिए इस मुतनाज़ समुद्री रास्ते से महफूज गुजरगाह को मरबूत करने का एक फ्रेमवर्क है। अब ये रिपोर्ट कुछ और बता रही है। वो ये कह रही है कि ये इसलिए नहीं है कि यहां से अमेरिका ताकत के बलबूते पे निकालेगा, वो ये कह रहे हैं अमेरिका सिर्फ गाइडेंस दे रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट है उसको आप जब पढ़ें तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे वो ताकत के बलबूते पे काम करेगा, और उसने वार्निंग भी दी है। ईरान ने आपने हुर्मुज़ में किसी भी अमरीकी फौजी कार्रवाई के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार कर दिया है। सदर ट्रंप के इस ऐलान के जवाब में कि अमेरिका आबना हुर्मुज़ से तजारती जहाजों की रहनुमाई करने का इरादा रखता है, एक ऐसा ऑपरेशन जिसे सेंटकॉम गाइडेड मिसाइल डिजास्टर्स और 15,000 फौजी एहलकारों पर मुश्तमिल बताया जा रहा है। यानी इसमें जो अमेरिकन मिसाइल्स हैं वो भी इस्तेमाल होंगे, इसमें 15,000 अमरीकी मरीन्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाएगा। एक सीनियर ईरानी ओहदेदार ने ड्रॉप साइट न्यूज को बताया कि ईरान की क़यादत आबना हुर्मुज़ में मौजूद हालात को तब्दील करने की किसी भी कोशिश को मुस्तरद करती है और भरपूर जवाब देगी। ईरानी ओहदेदार ने कहा कि ट्रंप के इस इकदाम का बुनियादी मकसद ईरान को तसादुम की तरफ पहला कदम उठाने पर उकसाना है। ये वही बात है जो एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं। नंबर 1, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारी जानिब से मुहासरा खत्म, तमाम जहाजों को हम इंसानियत की बुनियाद पे यहां से निकालने वाले हैं, हम जहाजों की मदद करेंगे, ईरान बीच में ना आए। ये है जी सादी बात। दूसरी जानिब से ईरान ने जितने जहाज आसपास मौजूद थे उन सबको हुक्म दिया कि आप ये एरिया फौरन छोड़ दें क्योंकि यहां पे कोई शरारत होने वाली है, अगर आप यहां पे रुकेंगे तो जिम्मेदार आप खुद होंगे। तीसरा, जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका की कोशिश है कि ईरान लड़ाई में पहल करे और उसके बाद कोई बड़ी लड़ाई की जाए। चौथी अहम बात यह है कि खित्ते के अंदर जिस बड़ी तादाद में हवा में ड्रोन्स और तैयारे इस वक्त मूव कर रहे हैं और जितनी बड़ी फौजी और हथियारों की नकलो हरकत हो रही है, उससे ऐसा लगता है कि अमेरिका इसको लड़ाई के एक जवाब के तौर पे इस्तेमाल कर सकता है। और आखिरी चीज जो ईरान ने स्टेटमेंट दिया और उन्होंने बताया कि 15,000 फौजियों से और मिसाइल सिस्टम्स के जरिए से अगर आप ये करने जाएंगे तो ईरान ऐसी किसी भी कोशिश को मुस्तरद करता है जो मौजूदा हालात को तब्दील करे आबनाए हुर्मुज़ में। ईरानी ओहदेदार ने कहा कि ट्रंप के इस इकदाम का बुनियादी मकसद ईरान को तसादुम की तरफ पहला कदम उठाने पर उकसाना है ताकि कशीदगी बढ़ाने का बहाना मिल सके और वो ईरानी इकदाम के जवाब में मजीद फौजी कार्रवाई को जवाब दे सके। हमारा हतमी मौक़िफ़ यह है कि कोई भी तजारती जहाज जो पेशगी हमांगी के बगैर नामजद करदा ममनुआ रस्तों से गुजरने की कोशिश करेगा उसे ईरानी फोर्सेस की तरफ से फौरी तौर पर रोका जाएगा। अगर अमरीकी फौजी जहाजों ने कोई रद्द-ए-अमल दिया तो ऐसे इक़दामात का ईरान की तरफ से फौरी और मुसावी जवाब दिया जाएगा। ओहदेदार ने मजीद कहा कि अमरीकी फौजी जहाज राहदारी के इलाके से बहुत दूर हैं। अगर तजारती जहाजों ने हरकत करने की कोशिश की तो उन्हें किसी भी अमरीकी जहाज तक पहुंचने से बहुत पहले ही कार्रवाई का निशाना बना लिया जाएगा। ट्रंप ने मुअस्सर तरीके से इन्हें अपने सियासी खेल में सौदेबाजी का आला-ए-कार बना दिया है। ये है नाजरीन सिचुएशन। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, उसके बाद ईरान का ऐलान कि कोई भी जहाज यहां से नहीं गुजरेगा बल्कि यहां से दूर चले जाएं। फिर जो इंटरनेशनल रिपोर्टिंग हुई है उसमें यह दावा किया गया कि ये वैसा ही कुछ लगता है जैसा 1964 में हुआ था वियतनाम के करीब, और वहां पे भी एक छोटे से तसादुम को बहाना बनाकर एक ऐसी जंग शुरू कर दी गई जो अमेरिका के लिए डरावना ख्वाब बन गई। तो क्या अमेरिका यहां पे भी उसी नौयत की एक जंग छेड़ने जा रहा है जो कई सालों तक जारी रह सकती है? क्योंकि जंग शुरू करना तो आसान है, उसे खत्म करना उतना आसान नहीं होता। वहां पे अमेरिका के जो है वो बहुत बड़ी तादाद में न सिर्फ फौजियों का नुकसान हुआ था, साजो सामान का नुकसान हुआ था, बल्कि तारीख में वो पहली ऐसी जंग थी जो अमेरिका बुरी तरह हार गया था। एक और भी चीज रिपोर्ट हुई है कि एक बड़ा जहाज है, तजारती जहाज, और ये बरतानिया से खबर रिपोर्ट हुई और इसमें दावा किया गया कि उसके ऊपर कुछ छोटी कश्तियों ने अटैक किया है और उसके ऊपर फायरिंग भी की गई है। ये खबर बिल्कुल वैसी खबर है जो 2 अगस्त 1964 को अमेरिकन मीडिया पे चली थी और वेस्टर्न मीडिया पे ये खबर चली थी 2 अगस्त 1964 को, कि छोटे जहाजों ने एक बड़े जहाज के ऊपर अटैक किया और वहां पे फायरिंग का तबादला हुआ। बिल्कुल वैसी खबर आज यहां पे भी छपी है कि छोटी कश्तियों ने, छोटे जहाजों ने अटैक किया एक तजारती जहाज के ऊपर, लेकिन कोई नुकसान बड़ा रिपोर्ट नहीं हुआ। अब इन चीजों को बहाना बनाकर अगर जंग शुरू की जाती है तो सूरत-ए-हाल काफी ज्यादा बिगड़ सकती है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की है कि कुछ ना कुछ करके ये जंग जो है वो खत्म हो जाए। ये जंग आगे नहीं बढ़नी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है।
ایک تو دباؤ ان کے اوپر عرب ممالک کی جانب سے آئے گا اگر اب دوبارہ جنگ شروع ہوتی ہے کہ آپ کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا ایران کے مقابلے میں. اب یہ بہت بڑی دقت ہے, فوجی بہت بڑی تعداد میں پہنچا دیے گئے ہیں, باقاعدہ ایئر فورس کا ساز و سامان بھی پہنچ گیا ہے سعودی سرزمین کے اوپر. تو یہ ایک بڑا چیلنج پاکستان کے لیے رہے گا. دوسرا, پاکستان میں جو معیشت کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس کو کوئی اور ملک باہر سے بیٹھ کے حل نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ مستقل حل نہیں ہوگا. جو بھی آپ کو قرضہ دے گا وہ آپ کے اوپر بوجھ بنتا چلا جائے گا اور فیوچر میں آپ کو وہ بوجھ اتارنا پڑے گا. تو پاکستان بہت بری طرح پھنسا ہے. ہر حال میں ہمیں صرف سوٹ کرتی ہے تو جنگ بندی, اس کے علاوہ پاکستان کو اس ریجن میں کچھ بھی سوٹ نہیں کرتا. ناظرین, کیونکہ یہ بریکنگ نیوز ہے, بڑی خبر ہے, میں باقی خبروں پہ آپ کو نیکسٹ وی لاگ میں آگاہ کروں گا, بلکہ ایک اسپیشل وی لاگ میں تیار کر رہا ہوں اور وہ سارے پاکستانیوں کو اس کے بارے میں جاننا چاہیے. ہر پاکستانی کو پتا ہونا چاہیے کہ آئی پی پیز نے کس طریقے سے پاکستانیوں کا خون نچوڑا ہے, پاکستان کے ہر گھر پہ ڈاکہ پڑا ہے, پاکستان کے ہر شخص کی جیب کاٹی گئی ہے. پاکستان کے ہر آدمی کو پتا ہونا چاہیے کہ کس جرنیل نے کیا کیا, کس سیاستدان نے کیا کیا, کس نے کتنی جیب کاٹی اور کس نے عوام کا خون نچوڑ کر اپنی اپنی جیب بھری. یہ آئی پی پیز کا پورا جو گورکھ دھندا ہے یہ کس طرح شروع ہوا اور کس طرح اپنے انجام کو پہنچے گا, یہ تمام چیزوں کے اوپر میں ایک بڑا تفصیلی وی لاگ بنا رہا ہوں. اس کے علاوہ 9 مئی کے حوالے سے, کیونکہ وہ دن آ رہا ہے, اس پہ بھی ہمیں بات کرنی ہے. چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو یہ فیصلے پی ٹی اے کے خلاف ہوتے کہ اور حکومت کیا کر رہی ہے, ایکچولی یہ اسٹیبلشمنٹ ہے جو کر رہی ہے. یہ پاکستانیوں کو مایوس کرنا چاہتے ہیں, لیکن عمران خان نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ٹیسٹ میچ شروع کر دیا ہے. پہلے شاید عمران خان کو جلدی ہوتی تھی یا ان کی پارٹی کو جلدی ہوتی تھی کہ عمران خان کو فوری طور پہ باہر نکالا جائے, یہ والا معاملہ کیا جائے, یہاں پہ اپیل کی جائے, یہ والا مقدمہ لڑا جائے, فلاں احتجاج کو تیز کیا جائے. لیکن عمران خان صاحب کو اب جلدی کوئی نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو بڑی اچھی طرح ایڈجسٹ کر لیا اور کنونس کر لیا ہے کہ میں اب اس نظام کے ساتھ ایک لمبی لڑائی لڑوں گا. اور ایک ٹیسٹ میچ عمران خان اور موجودہ پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان شروع ہو گیا. اب یہ جو ٹیسٹ میچ ہے اس میں ابھی تو 2 مہینے کا ایک پلان آیا کہ احتجاج ابھی شروع ہوگا, 5 اگست کو پیک پہ جائے گا, اس کے بعد پھر کیا کیا ہوگا, کس کس مرحلے سے گزرے گا, یہ پورا ایک کمپریہنسو پلان ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس. ان کے لوگ گرفتار بھی ہوں گے, لوگ نکلا کریں گے, احتجاج کیا کریں گے. یہ نظام نہیں چلے گا اس طرح. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ حکومت کی کوشش ہے کسی طرح نظام چلے. ایک صاحب گرفتار ہو کر آئے, وہ انٹرویو دے رہے تھے, یعنی گرفتار کیا ہو گیا, لاپتہ ہو کر ہی آئے, اور وہ بات کر رہے تھے شاکر ایوان صاحب کے ساتھ. تو انہوں نے کہا جی دیکھیں مجھے کہا گیا کہ اگر غلط لڑکے لڑکی کی بھی شادی ہو جائے نا تو پھر بھی وہ رشتہ نبھانا پڑتا ہے, چلانا پڑتا ہے, ہم تو ان کو حکومت دے چکے ہیں, اب جو بھی ہے ٹائم تو گزارنا پڑے گا. یعنی اس طرح کی باتیں بھی کی جاتی ہیں. تو یہ حکومت کو اب دھکا لگا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ, لیکن یہ اس کا بوجھ کب تک اٹھائیں گے یہ بہت بڑا پرابلم ہے. ایسا لگتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہونا شروع ہو گئے, اور اس کا آغاز صحافیوں کی جانب سے ہو گیا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے صحافی ہیں وہ پی ڈی ایم کے اوپر ملبہ ڈالتے ہیں, اور جو پی ڈی ایم کی جماعتوں کے صحافی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ میں ملبہ ڈالتے ہیں. یہ سلسلہ اب شروع ہو چکا ہے, اور اس میں اسٹیبلشمنٹ نے اب بازو میں روڑنا شروع کرنے ہیں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے بھی بہانے سے. تو یہ چیزیں اب آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. دیکھیں عمران خان صاحب نے ٹیسٹ میچ کی بنیاد رکھ دی ہے کیونکہ ان کے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس معیشت چلانے کا کوئی پلان نہیں ہے. پاکستان دنیا کا وہ ملک بن گیا ہے جہاں سے سب سے زیادہ لوگ پاکستان چھوڑ کر چلے گئے ہیں. کوئی ملک سے جانے والے لوگ جو ہیں جنہوں نے اپنے ملک کو الوداع کیا ان میں نمبر 1 پہ پاکستان ہے پوری دنیا میں. آبادی میں ہم نمبر 1 نہیں ہے, بہت نیچے ہے, لیکن ہم دنیا میں نمبر 1 ہیں جو لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے. اور سروے کروا لے, ہر آدمی ملک چھوڑنا چاہتا ہے, کوئی پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں کر رہا. تو عدم اعتماد ہے ایک بہت بڑا پاکستان میں, اور مارکیٹ جو ہے مقامی وہ تباہ ہو چکی ہے, مکمل تباہی کا شکار ہے. اور اس اسٹیبلشمنٹ کے پاس کسی قسم کا کوئی بھی معاشی پلان نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ ہیں وہ دہاڑیاں لگا رہے ہیں. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جاوید لطیف صاحب نے کہا تھا کہ ایجنسیوں کے کچھ لوگوں نے الیکشنوں میں دہاڑیاں لگوائیں اور انہوں نے لوگوں سے پیسے لے لے کر سیٹیں بانٹی ہیں, اور جنہوں نے پیسے نہیں دیے ان کو سیٹیں نہیں دی گئیں. لہذا اب جو ضمنی الیکشن اتنے بڑے پیمانے پر کروانے کی تیاری ہو رہی ہے, جو اطلاعات آ رہی ہے پاکستان سے ان میں تو یہ ہے کہ لوگ ووٹ ڈالیں گے عمران خان صاحب کو, لیکن امیدوار جتوایا جائے گا وہ جو پیسے بھر کے آئے گا. اور قیمت رکھ دی گئی ہے جناب, قومی اسمبلی کی سیٹ اور صوبائی اسمبلی کی سیٹ کی یہ قیمت ہے, اتنا پیسہ آپ پہنچا دیں
फला फला बंदे को, और उसके नतीजे में आपको फॉर्म 47 जारी करवा दिया जाएगा। तो यहां पे लोग अपनी जेबें और अपने अकाउंट्स भरेंगे, अपने जाली अकाउंट्स को भरेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये जो मर्जी कर ले अल्टीमेटली इनको शिकस्त होनी है। अभी जो अफसरान अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे भरते हैं ना कई लोग, ये हमेशा से पाकिस्तान में सिलसिला चलता है। अफसरान ने पैसे भरने बंद कर दिए, अब वो कोई पोस्टिंग और ट्रांसफर लेने को तैयार नहीं, काम ही रुका हुआ है। लेकिन अफसरान की जेबें भी तब भरती हैं जब कोई काम चल रहा हो। ब्यूरोक्रेसी की मुझे तब होती है जब मुल्क के अंदर मईशत का साइकिल चल रहा हो, फिर उनकी मौज होती है। अब मईशत का साइकिल चल नहीं रहा तो लोग अब ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए भी पैसा खर्च नहीं कर रहे। दो चार चीजें मुझे पता चली कि फलां पोस्ट के लिए फलां बंदा पैसे भरना चाह रहा था लेकिन उसने इनकार कर दिया, जी मैं नहीं। और लोगों को यह भी पता है कि हमें 3 साल के लिए तैनात किया जाएगा और पता चले कि दूसरे महीने पाकिस्तान में इनकलाब आ गया या लोग गले पड़ गए एस्टेब्लिशमेंट के और सारा निजाम बदल गया, तो मैं 3 साल के पैसे भर के फौरी तौर पर फारिग हो जाऊं तो मेरे पैसे कौन भरेगा। तो ये इस तरह के मामला पाकिस्तान में एक बेयकीनी की सूरत हाल है जो चल रही है। अली अमीन गंडापुर साहब ने गुज़िश्ता 72 घंटे अगर आप उनके देखें तो उनके अगर आप बयानात निकालें तो वो बैक वक्त अलग अलग बातें कर रहे हैं। यानी वो एक ही वक्त में ऑपरेशन के साथ भी हैं, सेम टाइम में वो मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ भी हैं, सिक्योरिटी एजेंसियों को दहशतगर्दों का मददगार भी कहते हैं और फिर उनकी तारीफ भी करते हैं। फिर वो फौज के इख्तियारात महदूद करने की बात भी करते हैं। फिर सिक्योरिटी फोर्सेज जो मौजूद हैं वहां पे फौज उन्हें अपने मेहमान भी करार देते हैं और उनकी हिफाजत की भी बात करते हैं। मादनियात पर पार्टी का मौकिफ कुछ और है और अली अमीन गंडापुर का मौकिफ कुछ और है। तो ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत पैदा हो चुकी है। चंद घंटों में बड़े अजीब तरीके से अलग अलग बयान दिए। यानी उन्होंने कहा कि फौज और अवाम के दरमियान एतमाद का रिश्ता खत्म हो चुका है। ये किसने कहा? अली अमीन गंडापुर ने कहा कि फौज और अवाम के दरमियान एतमाद का रिश्ता खत्म हो चुका है, ये गंडापुर ने कहा। और उसकी वजह वो फौजी क़यादत के फैसलों को करार देते। अब वो कह रहे हैं कि साजिश हो रही है कि अवाम और फोर्सेज के दरमियान अदम एतमाद पैदा किया जा रहा है, मिलकर ऐसे लोगों को बेनकाब करना। यानी एक दिन पहले खुद ही एक बात कर रहे हैं, अगले दिन कह रहे हैं नहीं ये साजिश है। तो क्या एक दिन पहले अली अमीन गंडापुर साहब साजिश कर रहे थे? ये मुझे बहुत हैरत हो रही है कि गंडापुर साहब को क्या हो गया और वो खुद भी कंफ्यूज हैं। ऐसा लगता है वो समझ नहीं पा रहे कि उनको क्या कहना है और क्या नहीं कहना। मुराद सईद साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है, अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये दोनों इमरान खान के काबिले एतबार साथी हैं। इमरान खान साहब के दो ऐसे साथी जो अगर आप कहें खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा इमरान खान साहब के करीब रहे, जिन पे उन्होंने बहुत ज्यादा एतमाद किया, तो यानी दो, बाकियों में से दो और बहुत सारे हैं। झगड़ा साहब पे इमरान खान साहब को बड़ा भरोसा है और बहुत सारे दोस्त हैं उनके इमरान खान साहब के। जुनैद अकबर पे बड़ा वो भरोसा करते हैं, बाकी लोगों पे भी करते हैं। लेकिन अली अमीन और मुराद सईद की एक जगह है। अब मुराद सईद बिल्कुल एक डिफरेंट लाइन लेते हैं, अली अमीन बिल्कुल एक डिफरेंट लाइन ले रहे हैं। दोनों का जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन इमरान खान साहब का मौक़िफ़ जो है वो मुराद सईद के मौक़िफ़ के करीब तर है। मुराद सईद ने कहा, मेरे पाकिस्तानियों आपको अंदाजा नहीं कि मार्टर गोलों, गनशिप, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन्स के साए में अमन की आवाज उठाना कितना मुश्किल है। बंदूक की नाली के सामने अदम तशद्दुद का नारा बुलंद करने के लिए कितनी जुर्रत दरकार होती है। बाजोड़ के अमन के लिए निकलने वालों को सलाम। अमन के लिए मुत्तहिद करने वाले बगैर इश्तिहार और बैनर पोस्टर के मुहिम कैसे चलाते हैं? जब रियासत ही अमन के बजाय जंग का फैसला कर चुकी हो तो फिर जंग रोकना और अपने घर बचाना कितना मुश्किल टास्क है। इसलिए आप सबसे दरखास्त है कि अमन का साथ दो और जो साथी ये मुश्किल तरीन काम कर रहे हैं उनकी आवाज बनो। अगर ये कामयाब हो गए तो इनकी कोशिश आपके घरों को भी इस आग से बचा लेगी जिसकी तपिश ने हमारे घर राख कर दिए थे, तो झुलसे आपके आंगन भी थे। ये उन्होंने बताया कि जिरगों का क्या मामला है और इससे पहले कौन कौन से तरीकों से लड़ाइयां पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की गई अवाम के ऊपर, और अब किस किस तरीके से जिरगों का उन्वान देकर क्या क्या हरकतें की जा रही हैं, और सेफ हाउसेज के अंदर किस तरह 5 अफराद ने मिलकर मीडिया को जिरगे के टिकट जारी करवा दिए कि जनाब जिरगा हो गया है। तो अमन तहरीक के ऊपर उन्होंने जोर दिया। फिर उन्होंने कहा कि लाखों लोगों की मौजूदगी में बीच चौक गूंज रहा है जो बयानिया है अवाम का कि ऑपरेशन नामंजूर, डॉलरी जंग नामंजूर, वसाइल पर कब्जा नामंजूर, नया तजर्बा नामंजूर। कौम नोट कर ले कि जो है कौम को अब ये कोशिश करनी पड़ेगी। मुश्किल तरीन हालात में हमने तहरीक चलाई है और अभी तहरीक चलानी है।
साथ उन्होंने कहा कि इमरान खान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि उनके नाम पर आपको वोट मिला है, इसलिए वाज़ेह तौर पर बता दूं कि अमन पर कोई समझौता नहीं, कौम पर कोई समझौता नहीं।